मैंने रंगों से सीखा है, अगर निखरना है तो फिर बिखरना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 11 की पुस्तक चल रही है अंतराल भाग 1 और उसका तीसरा अध्याय है जो आवारा मसीहा चल रहा है, उसका भाग तीसरा। शरद चंद्र साहब की ये जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत। ठीक है, कल के भाग में हमने देखा था कि शरदचंद्र साहब के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो रविंद्रनाथ साहब की कविता प्रकृतिर प्रतिशोध है जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस वजह से। तो ये तीसरा भाग है, उससे आगे हम देखेंगे। अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अभी, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। आप साथियों को ये एक बात मैं बता दूं कि थर्ड ग्रेड का भी मसला है जो चल रहा है कि नई वैकेंसी आ रही है। तो इतना ही कहूँगा कि आप सभी समझदार हो। अब आपका ये निर्णय कि थर्ड ग्रेड करो, कौन सी क्या करो, लेकिन जिसकी तैयारी में जुट चुके हो उसी को पकड़े रहो, काम हो जाएगा। अन्यथा भटकने के अलावा भटकाव तो ज़िंदगी में आते रहेंगे। आप भटकते हो या संभलते हो वो फिर आपकी इच्छा है। मैं तो इतना ही कहूँगा, जिस तैयारी में लगे हुए हो उसमें लगे रहो। आप प्रारंभ करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। 3000 से ज़्यादा जिस पर सब्सक्राइबर है, मेंबर है टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप ज्वाइन कर लेना। देखिए, जहाँ से जो कुछ महत्वपूर्ण होगा मैं बताता चलूँगा। मेरे साथ धीरे धीरे चलते रहोगे तो आपका बहुत पहले फरवरी तक है जो अपना 12वीं तक का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। 11th की बुक्स के बाद में 12th की 9-10 की किताबें पढ़ा दी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। काव्यशास्त्र की पी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। नाना के घर, इस परिवार में, नाना के इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना है जो संभव नहीं हो सका। उसके पिता न केवल स्वप्नदर्शी थे बल्कि उनमें कई और दोष भी थे। वे हुक्का पीते थे। पहला क्या दोष था? हुक्का पीते थे। और बड़े होकर बच्चों के साथ है जो बराबरी का व्यवहार है जो करते थे, बड़े होने पर भी। उनकी शरारतों में वे सदा अपरोक्ष रूप से सहायता करते थे। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती तो वे चुपचाप उन्हें क्या खाना दे आया करते थे, पिता इनके। जब वे छूटते तो फूलों की माला तैयार करके उन्हें प्रसन्न मन है जो कर देते थे। उनके बनाए कागज़ के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत क्या थे, लोकप्रिय थे। बड़े यत्न से वे स्लेट पेन से लेकर उन्हें सुंदर अक्षर जो लिखना सिखाते थे। उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, ये बच्चे ही जानते हैं। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में शाद्वल के समान थे। उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। शाद्वल कहते हैं नई हरी घास से युक्त कह सकते हैं हम। ठीक, मरुस्थल में शाद्वल के समान थे। मरुस्थल के अंदर भी नई हरी घास के समान थे। एक तो घर जमाई, कौन पिता इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा है जो बर्ताव करना बच्चों सा। इसी कारण वहाँ उनकी जो स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था, जैसे उनके तन मन दोनों को किसी ने क्या खरीद लिया हो। बंदिश में थे वहाँ पर। उनका अपना उनके पास कुछ नहीं था। काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है, उसे भी मानसिक सुख नहीं है। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी के कढ़ाई में छोड़ दिया हो। यानी बंदिश में, जकड़न में घुटन सी महसूस होती, मानो सब ने मिलकर सलाह करके उसके देह को क्या खरीद लिया हो, मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही हो। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना है जो हो गई। क्या? केदारनाथ की पत्नी विंध्यवासिनी देवी तांगे में जो कहीं जा रही थी कि वह उलट गया। उनके काफ़ी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा इन्हें कलकत्ता ले जाइए। इन्हें कलकत्ता ले जाइए किसका कथन है? डॉक्टर का कथन है। काफ़ी व्यय साध्य बात थी और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है तब बिगड़ चुकी थी। यानी काफ़ी खर्चीला मामला हो गया था, काफ़ी रुपयों की आवश्यकता थी
और परिवार की जो आर्थिक स्थिति वो तब तक क्या बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री विवाह के योग्य भी थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर रहता है। केदारनाथ करे तो अब क्या करे साहब। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया, कहा अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है, देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का जो प्रयत्न करो, तुम अब जाओ यहाँ से। मोतीलाल ने सुन लिया, भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया। कोई रास्ता नहीं था। शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती और कैसे करती। इसीलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया है। लेकिन लौट आने से पूर्व उसका परिचय गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था। इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफ़ी जो बड़ा इतिहास है। श्यामवर्ण स्वस्थ चेहरा, आजानुभाव मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही क्या साहस। ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता रामरतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर क्या भागलपुर आए थे। देखिए आजानुभाव कह सकते हैं जिसकी घुटनों तक बाएं हो। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता कौन, रामरतन मजूमदार, जो कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर क्या कहाँ आए थे, भागलपुर आए थे। तो राजू के पिता का नाम पूछा जा सकता है रामरतन मजूमदार। लेकिन मतभेद हो जाने पर उन्हें त्यागपत्र देते देर न लगी। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था और आसपास की ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव भी था। उस समय वहाँ घना वन था। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में क्या शरण है जो ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ है जो भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम यहाँ पर क्या निरंतर चलता रहता था। बॉडी बिल्डर बनना भाई साहब इधर से निपटा के। रामरतन मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियाँ बनवाई। तो पूछा ये भी जा सकता है रामरतन मजूमदार के कितने बेटे थे, 7। लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली समाज उन्हें क्या कभी क्षमा नहीं कर सका। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बेरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई जो आपत्ति नहीं थी। वे मोजे पहनते, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का जो पुट देते थे, बातों में ज्ञान फैलते थे, ये दर्शन ये वो। पिता की स्वाधीन चेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक क्या पहुंचा दिया। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी क्या पारंगत था, कौन, राजू, ध्यान में रखना। इसीलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की क्या करते थे, कामना करते थे। राजू के पास पैसे का बल था, पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में है जो उसे जरा भी कठिनाई हुई, मतलब पूरा जो जितनी चीज़ें ज़रूरी होती है, जो तैयारी के लिए, प्रबंधन के लिए जो चीज़ें होती है, वो सारा इंजाम राजू को कोई तकलीफ नहीं होती थी। शरद के पास पैसा कहाँ से आता भाई साहब। उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह जो पीसा और उसमें नाना उपक्रम मिलाकर मांझा जो तैयार किया। मंजो जी नापा क्या पतंग उड़ावर मंजो चाहिए। अब लोग उड़ाता भी उला पतंगों का है जो समय भी आ गया है। उस दिन क्या था, शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग मनचाही दिशा में उड़ चली। उसी समय देखा गया कि एक सफ़ेद पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। यह थी राजू की पतंग। बस द्वंद्व युद्ध आरंभ हो गया। पेंच पर पेंच लड़े जाने लगे। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे। वह मारा, वह काटा, कर्णभेदी स्वर सबको डोलायमान करने लगा। सहसा लोगों ने देखा कि सफ़ेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था, शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं था, बहुत ठिकाना नहीं था खुशी का। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सभी सरंजाम गंगा को जो अर्पित कर दिया, यानी गंगा में फेंक दिया, डाल दिया। लेकिन इस प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। अमित साहस, अपूर्व प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि इसका हम कह सकते हैं प्रतिभाशाली, जिसे क्या उचित उत्तर तत्काल सूझ जाए, बिल्कुल तुरंत उत्तर देने वाला, हाजिर जवाब भी कह सकते हैं। सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला शरद की स्थिर धीर शांत बुद्धि अभिभावों के दूर की मोटी दीवारों को लांघ कर उसे क्या चकित करती रहती थी कि यार इतना गजब का है, और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठता था। शरद और राजू के यहाँ पर फ्रेंडशिप की बात चल रही है। आखिर मतलब उनकी विशेषताओं का जिक्र हो रहा है। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघ कर दोनों किशोर एक हो गए
राजू जो आयु में बड़ा था शीघ्र ही शरद के सभी दुस्साहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया साहब। उन दोनों की मित्रता का एक और कारण था क्या, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का बड़ा प्रेम था। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था। तो यहाँ पर जरूर ध्यान में रखिएगा, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का प्रेम था। संगीत, यहाँ सवाल जरूर बन सकता है, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम था। यहाँ पर दोनों कौन है, तो एक तो कौन है, शरद, और प्लस दूसरा कौन है, राजू। इन दोनों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, ध्यान में रखना। आगे हम बात करें तो बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी, पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध रख सके। उस परिवार के मुखियों में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता है। तब उसके लिए ये स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर है जो देते हैं साहब। मोतीलाल चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में काचड़ापाड़ा के पास है जो मामूदपुर के रहने वाले थे, और उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय सभ्रांत राड़ी ब्राह्मण परिवार के एक स्वाधीन चेता थे। आगे हम बात करें इसमें तो निर्भीक थे, और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचार का, लेकिन वे कभी उनसे क्या है, दबे नहीं। उन्होंने सदा प्रजा का है जो ही पक्ष लिया, इसलिए एक दिन उनके क्रोध का है जो शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। उन्होंने उत्तर दिया, क्या मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी है तो नहीं जानता। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है, किसका कथन है, जमींदार का कथन है। झूठी गवाही जो है आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया साहब। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा। कारण कुछ और भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही, खोजती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर कहा, बहू माँ अनर्थ हो गया, बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला और उनका शव क्या स्नान घाट पर पड़ा है। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़ उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। वह न बोल सकती थी और न ही बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। उसका अर्थ होता पुत्र से भी हाथ धो बैठना। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात है जो देवानंदपुर अपने भाई के पास है जो चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। ये पहले की स्टोरी यहाँ पर चल रही है। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से जो तंग आकर जीविका की तलाश में हाल ही शहर से यहाँ आकर बस गए थे, और वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उनका क्या मुक्त होकर वर्ण किया साहब। आगे हम बात करें तो लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी कुलीनता और वंश मर्यादा की, कि संपन्नता हो न हो लेकिन कुलीन हो और वंश की मर्यादा रखने वाले हो। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या उन्हें दी। उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने क्या फिर मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अघोरनाथ उनके सहपाठी थे, लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे, परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें नहीं मिल सकी। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक शौक था कल्पनाओं में डूबे रहने का। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका ये संसार प्रतिबिंब है। मोतीलाल यही कुछ थे। मोतीलाल के संबंध में यही कुछ हम कह सकते हैं। उसके विपरीत अघोरनाथ थे, कर्मठ, खरे और स्पष्टवादी। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती थी। तो
ये कर्मठ खरे और स्पष्टवादी कौन? अघोरनाथ। ध्यान में रखना थोड़ा सा। कॉलेज में भी वे बहुत अधिक देर नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों एंट्रेंस पास करने के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। मामा ने अपने घर के पास उन्हें है जो थोड़ी सी ज़मीन दे दी थी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का एक मंजिला दक्षिण द्वारी पक्का घर है जो बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी जो चलाने लगे। मोतीलाल की माँ सास से सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति, निर्मल चरित्र और उदारवर्ती की महिला थी। वह सुंदर नहीं थी, परंतु वैदूर्य मणि की तरह अंतर के रूप में जो रूप से निश्चय ही थी। उनके सहज पातिव्रत्य और प्रेम की जो छाया है उसमें स्वप्नदर्शी यायावर पति की जो गृहस्थी चलने लगी थी साहब आराम से। यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदनुसार 31 भाद्र 1283 बगाब्द आश्विन कृष्ण द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जो जन्म, पूरी डेट तिथि विधि सब। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 4 वर्ष पहले उसकी एक बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का है जो नाम रखा क्या? शरद चंद्र। ये शरद चंद्र की किस प्रकार से क्या जन्म हुआ वो है जो बात आती है। अब शरद चंद्र की बहन का नाम पूछे तो ध्यान में रखना अनिला। क्या ध्यान में रखना है? अनिला। देवानंदपुर बंगाल का एक है जो साधारण सा गांव है और हरा भरा ताल तलैयों, नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण है। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणाकर कवि भारतचंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना किशोरीय काल है जो यहीं बिताया था, किशोरावस्था। और इसकी जो गणना प्राचीन सप्त ग्रामों में होती है तब समृद्ध भी रहा होगा। ये भारतचंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का जो काम करते थे। इन्हीं से उन्होंने क्या फारसी पढ़ी और स्वयं 2 पद्य लिखकर उन्हें अमर कर गए। ए तिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा, बुद्धि रूप कैल नाना जना, देवानंदपुर ग्राम देवरे आनंद धाम, हरि राम रायेर वासना, देवेर आनंद धाम देवानंदपुर नाम, ताहे अधिकारी राम रामचंद्र पुंशी, और भारत नरेंद्र राय देशे जारे यश गाय, होय मेरे कृपादाय पढ़ाई ले पारसी। ये लिखा साहब। और इस गांव में शरद का बाल्यकाल अत्यंत अभाव में आरंभ हुआ साहब। और माँ न जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं, उन्हें शिकवा शिकायत व्यर्थ है। सार्थक यही है कि घर की शोभा बने रहे। उन्होंने न कभी गहनों की मांग की, न कीमती पोशाक की। आत्मोत्सर्ग की ही मानो उनका दाय था। जब भागलपुर में वे रहती थी तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यह उन्हीं का अधिकार था कि सब माओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी जो देख रेख करे। कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और कब खाना है, ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। निरंतर आवाज़ गूंजती रहती, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। परिवार में ये, अपने मायके में ये स्थिति थी और यहाँ पर देख लो अब क्या हो रहा है। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाले रंगीन पतंग थे और भुवन मोहिनी थी, निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुग्ध थे, छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। शरद साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं। माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ, लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अकर्मण्यता उसको ठेस जो पहुँचाती है। यानी कि उसके अंदर सर्वगुण संपन्न कह सकते हो, बहुत अच्छी थी, परिवार को संभालने वाली थी। लेकिन अगर कितनी भी उदार नारी हो, लेकिन अगर पति अकर्मण्यता ठेस पहुंचाती, अगर पति कोई काम नहीं करता ना कि यार कुछ भी नहीं करते, कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो उसकी अकर्मण्यता जो काम नहीं करने वाली आदत होती है वो पत्नी को जरूर ठेस पहुंचाती है। भुवन मोहिनी बहुत बार शुद्ध हो उठती, तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक जो बाहर ही रहते, शुभदा के हरान बाबू की तरह। शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बाकायदा प्यारी पंडित की पाठशाला में यानी बंदोपाध्याय भर्ती करा दिया गया, लेकिन वह शब्दशः शरारती था।
प्रतिदिन कोई न कोई कांड करके ही लौटता था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं ले चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए साहब। और पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर ही नहीं आ रहा था। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू तो है नहीं इसके अंदर, और ईंट के टुकड़े जो रखे हुए हैं। समझ गए ये किसी विद्यार्थी का ही काम है, और क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, सच बताओ ये ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे हैं? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से बार बार चित्कार करने लगे तो डर के मारे एक लड़के ने शरद का नाम ले लिया। सुनकर पंडित जी ने बेंत हाथ में उठाई, बेंत नहीं छड़ी लकड़ी उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। शरद ने ये देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। जिसने नाम लिया था ना उसको धक्का दे दिया साहब, मेरा नाम किसी लिए, धक्का देकर भाग गए। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरद है जो ये जा वह जा, यानी 9-11 हो गया, भाग गया। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरद के घर पहुंचे और उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना न रहा। घर लौटने पर उसने शरद को खूब पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मारकर कहती, क्या करेगा ये लड़का, कैसे चलेगा इसका नाम। लेकिन सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी और ये बहुत बड़ा आदमी होगा। तो सास का कहता ना कि ये बहुत बड़ा आदमी होगा शरद के लिए। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन तू देख लेना मेरी बात झूठ नहीं होगी। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुँचते तब उनसे भी बड़े शांत भाव से यही कहती, पंडित जी न्याड़ा हम यहाँ पर कह सकते हैं एक तरीके से कि मतलब कि उनको आपने कोई नाम होता है ना किसी का तो उसको उसके उपनाम से पुकारते ना, ओ काले आठीना। और तो वैसे कि पंडित जी न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है, शरद के लिए ही है ये न्याड़ा शब्द, शरद के लिए नाम है कि न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर ये बलमानस ये जो बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते। एक तो वह पढ़ने में तेज था, दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की क्या बहन। न जाने कैसे शरद की उससे क्या मित्रता हो गई और वे अक्सर दोनों एक साथ घूमते हुए दिखाई देते। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी जो करते। नदी तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में जो सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, मतलब सारी जो सामग्री होती है ज़रूरी चीज़ें वो उनका इंतजाम करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगिनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को पता नहीं, परंतु सुबीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से ही जो जानते थे। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती थी तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को है जो भेंट कर देती। तो शरद को ये इनकी करौंदों की माला कौन भेंट करती थी? धीरू, ध्यान में रखना, ठीक है। और शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी, लेकिन समय के देवता ने एक दिन ये रहस्य उन दोनों का जो समझा ही दिया होगा। वैसे उन दोनों का मतलब कि माला पहनाने का मतलब क्या होता है, वरमाला होता है एक तरीके शादी के बंधन में बन जाना, उस तरह का तो उसे पता नहीं था, कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर जो बैठा था, स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुआई लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। बस क्षण भर में एक युक्ति उसे सूझ गई। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। वह शरारती था, इसलिए उसने छुट्टी नहीं मिली थी। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौटकर नहीं आता। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देख रेख में उसे जो पढ़ने की आज्ञा थी, भोलू को बोल दिया जाता कि ध्यान रखना इसका। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर जो ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हों। वो चुपचाप स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा, बोला, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है भोलू, बता। तो भोलू ने गंभीर होकर कहा, लाओ जरा स्लेट देखूं तो किसका कथन है? भोलू का, ध्यान में रखना। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, उसी समय एक घटना घट गई। सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा और शरद का फिर जो कहीं पता नहीं लगा। शरद जो है रफू चक्कर हो गया। धीरू ये देखकर जोर जोर से तालियां बजा कर हंसने लगी, जिसने करौंदों की माला दी थी। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप
तब देखते ही बनता था सिर से पैर तक चूने में रंग कर भूत की तरह हो गया वो भोलू, और रोना उसका किसी तरह भी बंद नहीं हो रहा था। पंडित जी को स्थिति समझते देर नहीं लगी, बोले तो वह शर्ता हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया है। शरत यानी शर्ता, शर्त के लिए और शर्ता। भोलू ने किसी तरह का आ। उसके बाद शरत की जो खोज मची, मतलब खोजने के लिए भेजा, वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई उसको पकड़ जो नहीं सका। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की, उसी पर जो उसने ईंट फेंक कर मारी। धीरू सब कुछ देख रही थी, ये भी जानती थी कि शरत इस समय कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल से मूड़ी बांधी और जमींदार के आम के बाग में जो प्रवेश कर गई। साहब, मूड़ी कहते हैं मुरमुरे, चावल का भुना है जो रूप, एक तरीके से मुरमुरे, ठीक है। वहीं एक बांस का भिड्डा था और पास पहुंचकर उसने देखा शरत वहाँ बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। उससे देखते ही बोला, लाओ क्या लाई हो। और ये कहते कहते उसने आंचल में से मूड़ी यानी मुरमुरे खोल कर खाने लगा और वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात सुनाती रही। अचानक वो बोला, पानी लाई हो। धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई। शरत बिगड़ कर बोला, तो अब जाकर लाओ। धीरू को ये अच्छा नहीं लगा, कहा, अब मैं नहीं जा सकती, तुम चलकर पी आओ। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम भी जाकर ले आओ। तो धीरू नहीं उठी। शरत ने गुस्सा होकर कहा, जाओ मैं कह रहा हूँ उन्हें, जाओ मैं कह रहा हूँ उन्हें। शरत का कहता है किसको कह रहा है, धीरू को। धीरू अब भी चुप रही। तब शरत ने उसकी पीठ पर जो एक गुस्सा मारा, कहा, जाएगी कि नहीं जाएगी, पीछे मुक्का मारता है वो शरत। धीरू रो पड़ी, एकदम उठते हुए बोली, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी, ये भी कहूँगी तुम हुक्का पी रहे हो। कह दे जा मर, कह दे जा मर, शरत का कहता है और इसको कह रही है, धीरू को कह रहा है। उस दिन फिर शरत को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। फिर धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में से कोई अंतर नहीं पड़ा। वह निरंतर प्रगाढ़ ही होती कि लड़ते करते, लेकिन मित्रता बनी रही। बहुत दिनों बाद शेषव की संगीनी को आधार बनाकर शरत ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का जो सृजन किया। बाद में शरतचंद्र साहब ने जितनी भी रचनाएं की, उनमें कई जगह है जो इस धीरू को नायिका बनाकर जो प्रदर्शित किया। देवदास की पारो ले लो, चाहे बड़ी दीदी की माधवी ले लो, और श्रीकांत की राजलक्ष्मी, यह सब धीरू का ही है जो तो विकसित और विराट रूप था। ये इनकी रचनाएं हैं शरत साहब की। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को ही क्या है मूर्त रूप दिया हो। दिन पर दिन बीतते चले जाते थे। इन दोनों बालक बालिका के आमोद की सीमा नहीं थी। दिन भर धूप में घूमते फिरते, संध्या को घर लौटकर मार खाते, रात को निश्चिंत निरुद्वेग सो जाते थे ये। और निरुद्वेग यानी शांत, बिल्कुल शांत होकर सो जाते थे। और दूसरे दिन सवेरा होते फिर भाग जाते और फिर संध्या को तिरस्कार प्रहार सहन करते। तीसरे दिन चौथे दिन बार बार यही है जो कहानी दोहराई जाती। इनका और कोई संगी साथी नहीं था और न ही उसकी कोई है जो ज़रूरत ही थी। गांव भर में उपद्रव करते फिरने के लिए दोनों ही क्या यथेष्ट थे, काफ़ी थे। बीच बीच में मछली का शिकार और नाव खेकर दिन काटने के साथ साथ शरत यात्रा दल में है जो जाकर शागिर्दी भी करता था। अपने मधुर कंठ के कारण वह उनके लिए बहुत उपयोगी था, गाता था। लेकिन जब उससे भी उसका जीव उब जाता तो अंगोचा कंधे पर रख कर निकल पड़ता शरत। यह निकल पड़ता विश्व कवि के काव्य की निरुद्ध यात्रा नहीं थी, जरा दूसरे ढंग की थी। वह भी जब खत्म हो जाती तो फिर एक दिन चोट खाए हुए अपने चरणों को तथा निर्जीव देह को लेकर घर वापस लौट आता। वहाँ आवभगत होती और उसके बाद बोधोदय तथा पद्य पाठ में दिल लगाने का क्रम चलता। फिर एक दिन सब किया कराया भूल जाता और दुष्ट सरस्वती कंधे पर सवार हो जाती, इसकी और फिर शागिर्दी है जो शुरू हो जाती। यात्रा दल मतलब नाट्य दल, उसमें गाने वाने काम। और फिर घर से है जो 9-11 हो जाता। उस दिन सरस्वती नदी के घाट पर पहुंचा तो सामने डोंगी पड़ी हुई थी। बस उसमें जा बैठा और उसे खेता हुआ पहुंच गया 3-4 मील दूर कृष्णपुर गांव में। और वहाँ रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा था। तो ये पूछ लिया जाए रघुनाथ बाबा का प्रसिद्ध अखाड़ा कहाँ पर था, तो वो था कृष्णपुर गांव में। ये ज़रूर ध्यान में रखने का पंक्ति सवाल बन सकता है। और वहीं जाकर कीर्तन में जो हाजिर हो गया। रात हो गई, फिर लौटना नहीं हो सका। अगले दिन पता लगाते लगाते मोतीलाल स्वयं उसे लेने के लिए वहाँ पहुँचे। लेकिन ये एक दिन की अनायास यात्रा नहीं थी, किसी बड़ी यात्रा का आरंभ था। कभी अकेले कभी मित्रों के साथ। तो उसका जाना है जो वहाँ जारी रहने लगा। फिर तो देख लीजिए, यात्रा दल या नाट्य दल यानी बंगाल में एक विशेष प्रकार की नाटक मंडली जो खुले में गांव में नाटक जो करती है, इसे पाला भी कहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा आप।
इन्हीं दिनों गांव में सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ने एक नया बांग्ला स्कूल खोला था। तो बांग्ला स्कूल किसने खोला? सिद्धेश्वर भट्टाचार्य साहब ने। शायद वहाँ मन लगाकर पढ़ सके, इस ख्याल से उसे वहाँ दाखिल किया गया, लेकिन उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा। उसके कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं पड़ा उससे तात्पर्य ये, जिस तरह से वो रहता करता था वो उसी तरीके से वहाँ भी करता चला गया। साल भर यूं ही निकल गया, तभी अचानक मोतीलाल को डेहरी आन सोन में एक नौकरी जो मिल गई। पिता के साथ कुछ दिन वह भी वहाँ रहा, लेकिन वह सारा समय खेल कूद में ही बीतता उसका। और वहाँ एक नहर थी, उसके किनारे पक्की खिरनियाँ बटोरता या फिर फंदा डालकर गिरगिट, खिरनियाँ यानी पीला फल, एक प्रकार का फल वृक्ष डालकर गिरगिट है जो पकड़ता, या फिर घाट पर जाकर बैठ जाता, कल्पनाओं के आल जाल में डूब जाता। सभी प्रकार की शरारतों के बीच में अंतर्मुखी होने का उसका स्वभाव निरंतर प्रगति करता जा रहा था। अपने इस अल्पकालिक डेहरी प्रवास को वह कभी नहीं भूल सका। गृहदाह में उसने इस नगण्य स्थान को भी जो अमर कर दिया। देवानंदपुर लौटने पर उसे एक और शौक लग गया। क्या? और शौक तो पहले भी था, पर अब वह सनक की सीमा तक पहुंच चुका था। सरस्वती नदी छोटी सी उथली नदी है, पाट भी बहुत चौड़ा नहीं है, पानी कमर से ऊपर नहीं जाता, अक्सर उसमें सिंवार भरी रहती है। आगे हम बात करें तो बीच बीच में खुला था, वहीं छोटी छोटी मछलियाँ जो खेला करती थी, और बंसी में आटे की गोली लगाकर वह उसे पानी में डाल देता और बैठा रहता। एक दिन उसने देखा कि मोहल्ले का नयन बागदी दादी के पास आया और कह रहा था, माँ जी मुझे 5 रुपये दो, मैं तुम्हारे पोते को दूध पिलाकर जो अदा कर दूंगा। एक छोटी सी गाय लाना चाहता हूँ, बसंतपुर में मेरा एक रिश्ते का भाई है, उसे कहला भेजा है। दादी ने उसे 5 रुपये दे दिए और प्रणाम करके चला गया। तभी शरद के मन में सहसा एक विचार कौंध आया। सुन रखा था कि बसंतपुर में छिप बनाने के लिए अच्छा बांस मिलता है। बस वह चुपचाप नयन बागदी के पीछे पीछे चल पड़ा। 1 मील चलने के बाद नयन ने उसे देखा, बहुत नाराज़ हुआ, लालच भी दिया, लेकिन शरद पर कोई अजो असर नहीं हुआ। तब जबरदस्ती पकड़ कर वह उसे दादी के पास जो ले आया। बोला, रास्ता ठीक नहीं है और खतरा है, अगर समय से न लौट सका तो आप ही बताइए, गऊ को संभालूंगा या फिर इसको संभालूंगा मैं। दादी खतरे की बात जो जानती थी, उसने शरद से कहा, तू नहीं जाएगा शरद, यहीं रहेगा, और अगर चोरी से गया तो मैं पंडित जी से जो क्या कह दूंगी। अब नयन चला गया। शरद भी पोखर में नहाने का बहाना करके शरीर में तेल मलता हुआ अंगोछा कंधे पर डालकर घर से निकल पड़ा। नदी के किनारे किनारे वन जंगल और आम कटहल बागों के भीतर होकर 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। सब बीचों बीच जंगलों के जिस जगह पर गांव का कच्चा रास्ता ग्रांड ट्रंक रोड की पक्की सड़क से जाकर मिलता है, वहीं जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नयन भी है जो वहाँ पर आ पहुँचा। शरद को वहाँ देख हतप्रभ रह गया, पर अब लौटना है जो संभव नहीं था। हंसकर बोला, अच्छा देवता, चलो, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, चल अब तुम। बसंतपुर पहुंचकर नयन की बुआ ने उसकी खूब खातिर की। उसे गाय मिली और बालक शरद को मिली बांस की क्या खपचियाँ। रुपये भी बुआ ने लौटा दिए। लौटते समय दिन डूब चला था, 2 कोस भी नहीं चले होंगे कि चांद निकल आया। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे, जो ऊपर जाकर के आपस में मिले हुए थे कि राह में घना अंधेरा छा गया। तब वे कच्ची राह पर पहुंचे तो झाड़ झंझाड़ों वाला वह जंगल भी घना हो गया था। इसी जंगल में लुटेरे आदमी को मारकर गाड़ देते थे और पुलिस उधर भी मुंह भी नहीं करती थी। गांव का आदमी भी रिपोर्ट करने नहीं जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा मिली थी कि पुलिस के पास जाना आफत को बुलाना, इसलिए नहीं जाते थे। रिपोर्टर भी बाघ के सामने पढ़कर भी देव संयोग से कभी प्राण बच सकते हैं, लेकिन पुलिस के पल्ले पढ़कर है जो नहीं। यही पहुंचकर सहसा उसने कुछ दूर पर चीख सुनाई दी, साथ ही लाठियों के बरसने का शब्द हुआ। उसके बाद सन्नाटा छा गया। नयन बोला, बेचारा खत्म हो गया। किसका कहता है? नयन का। अब हमें जरा होशियार होकर जो चलना चाहिए। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और कल की वीडियो में इस पार्ट को हम जो कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, उस चैनल को भी आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।